पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक की जो सेल्स हुई है, इस कंपनी की जो सेल्स हुई है वो हुई है 5 गुना, और जो इसके प्रॉफिट हुए हैं वो 11 गुना हुए हैं। एफआईआई और डीआईआई ने भर भर के इसके अंदर पोजीशंस बनाई है, और पब्लिक के पास यानी कि आपके जैसी और मेरे जैसी आम जनता के पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% की होल्डिंग्स बची हुई है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टॉक कैसा दिख रहा है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे कैसा दिख रहा है, हम लोग वो दोनों तो देखेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस तो करेंगे ही। साथ ही साथ हम लोग इस कंपनी का मार्केट शेयर भी देखेंगे, यानी कि 100 में से कितने परसेंट लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये एनालिसिस शुरू करते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ इमर्जिंग बुल्स। मेरा नाम है प्रशांत, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीकाजी फूड्स के बारे में। अभी बीकाजी फूड्स का मैं पहले टेक्निकल चार्ट आप लोगों को बता देता हूँ। ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसका जो आईपीओ हुआ था वो हुआ था नवंबर 2022 में। ठीक है, नवंबर 2022 में इसका जो प्राइस था वो कुछ 300 रुपये के आसपास था। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस 800 रुपये के आसपास चल रहा है, और इसने अपना ऑल टाइम हाई 1000 रुपये का कुछ लगाया था। अभी अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ और इसका लेटेस्ट लोवेस्ट पॉइंट से लेकर लेटेस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक अगर मैं फिबोनाची प्लॉट करूँ तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं 806 के आसपास के लेवल के पास एक फिबोनाची का 0.6 का लेवल है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये कर दूँ तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ तो आप देखोगे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी जो फिबोनाची वाला जो लेवल है और जो प्राइस एक्शन का लेवल है, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे कि ये एफएमसीजी का जो स्टॉक है, और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंडस्ट्री होती है एफएमसीजी, बट अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से एफएमसीजी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, जो कि हम लोग इसके चार्ट में भी देख सकते हैं। बट पिछले 2 हफ्तों में इसके अंदर डेफिनेटली अच्छी गिरावट आई है। अभी इस गिरावट का इतना ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं टेंशन नहीं लग रहा है, या मुझे इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग बाय द वे फिबोनाची जो मैंने प्लॉट करा है, फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं, इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका है चैनल पे है, आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने क्यों कहा कि मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि या मुझे इतना ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं लग रही स्टॉक में। अभी अगर पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर आप लोग को लेके जाना चाहूँगा। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक वो बना नहीं है। ठीक है, तो जब तक बना नहीं है तब तक हम लोग इसको बेरिश सेंटिमेंट के हिसाब से कंसिडर नहीं कर सकते। अभी भी ये कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश हो सकता है। अभी इसके अंदर मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा कि मुझे इतना ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो 3 हफ्ते जब ये स्टॉक बढ़ रहा था, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद जब ये बढ़ रहा था, और जो स्पेसिफिकली जो उसने ब्रेकआउट कैंडल लिया था, यानी कि ये वाली कैंडल जो 16 सितंबर वाली कैंडल थी, उसके अंदर आप देखोगे वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा थे। अभी वापस ये स्टॉक ने अच्छा खासा गिरावट दिया है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको मार्क करूँ, इसके जो ऑल टाइम हाई से लेकर अभी अगर इसने कुछ मोटा मोटी 16-17% फॉल दिखाया है, लेकिन वो 16-17% में आप देखोगे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि गिरावट तो आई है, बट लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि इस स्टॉक को वो लोग गिराए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो काफ़ी लोगों ने ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। तो ये मुझे इतना ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसके अंदर यूजुअली कैसा होता है ना कि ऐसे सपोर्ट लेवल पर जिस किसी ने भी पहले यहाँ पर मिस कर दिया रहेगा या यहाँ कहीं पर मिस कर दिया रहेगा, अभी वैसे फिबोनाची का भी लेवल है, प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट लेवल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरे हिसाब से एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, और उसके बाद आगे जाके वापस हम लोग का एक मोमेंटम नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो, जो कि 810 का लेवल है। ठीक है, तो 810 का लेवल ब्रेक होएगा तो कहीं ना कहीं हमारे रडार से निकल जाएगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक और एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्टॉक का कोई दूसरे स्टॉक का जब भी मैं एनालिसिस करूँगा कोई भी स्टॉक का, वो मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सी इंडस्ट्री किस तरीके से उसका एनालिसिस करना चाहिए, कौन से फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने चाहिए, कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स देखने चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे कैसा वो जो हम लोग का चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है, या कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है। तो मैं ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो कृपया खुद का एनालिसिस करके ही
कोई भी स्टॉक में बाई या सेल करना, ठीक है। अगर इसमें आपका नुकसान हुआ तो ये केवल और केवल आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और डेफिनेटली अगर हम लोग टारगेट की बात करें कि अगर मैं इसके अंदर एंट्री बनाऊंगा तो मैं क्या टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली जो मेरा पहला टारगेट होगा वो तो जो इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि 1000 रुपये के आसपास का लेवल, वही होगा। उसके बाद तो डेफिनेटली हम लोग आगे ट्रेल कर सकते हैं या जैसा भी चलेगा, ठीक है। अभी मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करता हूँ। अभी अगर फंडामेंटल्स की बात करूँ तो आप देखोगे कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 21,000 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 842 का है। डिविडेंड इसने 0.12% दिया, तो जिसको हम लोग छोड़ देंगे। बुक वैल्यू 49 की है, यानी कि अपने बुक वैल्यू के हिसाब से ये 16-17 गुना ज़्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसकी स्टॉक पीई थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पी, ठीक है। इंडस्ट्री की जो पीई है उसके हिसाब से ज़्यादा है। अभी पीई क्या होता है मैंने ऑलरेडी शायद पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जो जोमेटो वाला वीडियो था, एक बार वो देख लेना। या अगर आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि पीई, आरओसी, आरओई ये जो भी वैल्यूज़ होती है इन लोग का क्या मतलब होता है एक ईजी सरल भाषा में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आप लोगों को डेफिनेटली उस चीज़ में हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आरओसी अच्छा दिख रहा है, आरओई भी अच्छा दिख रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, यानी कि ये ऑलरेडी स्प्लिट होके आ चुका है स्टॉक, तो ये फेस वैल्यू के ऊपर भी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो डेफिनेटली 75% जो प्रमोटर होल्डिंग जो सेबी ने जो एक कैपिंग लगाया है कि प्रमोटर 75% के ज़्यादा अपने पास होल्डिंग नहीं रख सकता है, तो उस हिसाब से जो सबसे मैक्सिमम लिमिट होती है एग्जैक्टली उधर तक ये लोग ने रखा है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो लोग को कंपनी के ऊपर भरोसा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 का है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। अगर मतलब एक हिसाब में बताऊँ तो अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मेरे पास कर्जा, मेरे ऊपर कर्जा सिर्फ और सिर्फ 11 पैसे का है, ठीक है। तो ये इतना कम डेट टू इक्विटी रेशियो है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा अभी तक दिख रहा है। अभी अगर हम लोग कंपनी के बारे में बात करें तो अगर मैं इधर रीड मोर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर बताएंगे लोग कि बीकाजी फूड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड्स, यानी एफएमसीजी का जो फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड्स, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी के पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स है, 300 प्लस प्रोडक्ट्स है बीकाजी ब्रांड के अंदर। ये लोग के जो प्रोडक्ट के जो रेवेन्यू है, यानी कि जो ये लोग की इनकम आती है वो स्प्लिट कैसे है। 68% एथनिक स्नैक्स आते हैं, यानी कि जो हमारे जो इंडियन वाले जो कचौड़ी समोसे वो सब वाले जो स्नैक्स होते हैं उससे आता है। पैकेज स्वीट्स यानी कि जो गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए, वो जो लोग पैकेज के जो डब्बे में आते हैं वो वाले ये लोग के 15% आते हैं। पापड़ से 5% आते हैं, वेस्टर्न स्नैक्स से 8% और अदर्स के 4%। अभी अगर कंपनी की फैसिलिटी की बात करेंगे तो कंपनी ने 3 न्यू प्लांट्स बनाए हैं 2023 में, कानपुर में, मुजफ्फरपुर में और बीकानेर हनुमान में, ठीक है। और इधर ये लोग ने कंपनी के ऑब्वियसली जो कितना ये लोग का कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो भी ये लोग ने इधर बताया है। और कंपनी प्लान्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टू 75 to 80%, तो ये लोग और इसका 75 to 80% और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर देखेंगे कि इधर द कंपनी हैज़ इंक्रीज नेटवर्क बाय 23,000 आउटलेट्स, 23,000 आउटलेट्स है पूरे कंट्री में। और ये लोग ने एक्सपोर्ट्स भी शुरू कर दिए है यूएई में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये लोग ने जो है लोग के एक्सपोर्ट्स वो भी शुरू कर दिए है। अगर ये लोग का कोर मार्केट देखा जाए तो राजस्थान, आसाम और बिहार में है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया एंड कर्नाटक, तेलंगाना, साउथ इंडिया में भी ये लोग के अच्छा खासा प्रेजेंस है, ठीक है। अगर ये लोग जो रीजन के हिसाब से अगर इसको बायोफिकेट करें तो सबसे ज़्यादा ये लोग का इनकम आता है साउथ से, उसके बाद आता है ईस्ट से, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी इज़ प्रेजेंट इन 9.5 लाख आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री विद 1 लाख एडेड इन FY 2023। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर जो 23,000 का जो नंबर है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर जो अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पर लिखा हुआ था, हाँ, जो 23,000 का नंबर है ये खुद के ये लोग के बीकाजी के स्टोर्स है। और ये जो है जो 1 लाख का इधर 9.5 लाख का जो नंबर है, यानी कि कैसा होता है जैसे आप डी मार्ट में जाओगे तो डी मार्ट में बीकाजी के स्टोर मिलेंगे, आपके बगल के किराने की दुकान पर जाओगे उधर बीकाजी के स्टोर मिलेंगे, तो वैसे 9.5 लाख आउटलेट्स में ये लोग का
प्रेजेंस है। ये लोग का जो ब्रांड एम्बेसडर है, आप लोगों ने टीवी एड्स में देखा रहेगा, अमिताभ बच्चन जी है। तो उन लोग के एड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है। जनवरी 2024 में ये लोग ने एक हनुमान एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड बीका जी के साथ ये लोग ने टाई अप करा है। तो कॉस्ट एफिशिएंसी और बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कंपनी का और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? मान लो कि अभी 100 रुपये का मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब 100 रुपये में मैं वो प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, जिसको मुझे बनाने का कॉस्ट 60 रुपये लग रहा है। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा या रेवेन्यू कितना होगा? 40 रुपये। करेक्ट। अभी अगर मैंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया जो सेम प्रोडक्ट मैं 100 रुपये में बेच रहा था, लेकिन उसको बनाने की जो लागत है, यानी जो बनाने का जो कॉस्ट है, वो 60 रुपये की बजाय 45 रुपये हो गया, मान लो। ठीक है। तो वो जो मुझे पहले जो रेवेन्यू मेरा जो 40 रुपये आ रहा था, वो ही मुझे अभी रेवेन्यू 55 रुपीज़ आएगा, बिना कोई प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस इंक्रीज़ करे। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे कस्टमर्स दूर हो जाएंगे, या मतलब मेरे कस्टमर्स मुझसे छूट जाएंगे कि भाई मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट मैं 150 रुपये में बेच रहा हूँ। नहीं, मैं तो कस्टमर को 100 रुपये में ही बेच रहा हूँ, लेकिन जो मेरा कॉस्ट है, जो मुझे बनाने का जो कॉस्ट लग रहा है, मैं उसको कम कर रहा हूँ बाय एडिंग अ न्यू कंपनी या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी। तो इससे ये डेफिनेटली एक अच्छी बात नज़र आ रही है कि कंपनी अपने को अभी भी और ग्रोथ करने का सोच रही है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसका ये देख लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्क्रीनर वेबसाइट पे आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स भी मिल जाता है। अगेन ये मेरा प्रेफरेंस है स्क्रीनर वेबसाइट यूज़ करने का, आप कोई और दूसरी वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.5 कैगर, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, मोटा मोटी 40% के हिसाब से हर दर साल ये लोग ग्रो कर रहे हैं प्रॉफिट में। ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि बुक वैल्यू इसकी कुछ 50 रुपये की है, 49 की, और इसका करंट मार्केट प्राइस 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अभी जो इसके जो पीयर कंपैरिजन है, अगर आप देखोगे वरुण बेवरेजेस, हैटसन एग्रो, L&T फूड, जाइडस वेलनेस, मिसेस बेक्टर्स, अवंती फीड्स, सॉरी, तो ये सब इसके कुछ पीयर्स है। ठीक है, पीयर्स यानी कि जोड़ीदार कंपनी। अभी ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे फिलहाल के लिए। हम लोग सीधा जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जो मार्च 2006 का जो है ना, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2014 से मार्च 2024 तक का। ठीक है। आप देखोगे मार्च 2014 में सेल्स थी 400 करोड़ की, बढ़कर 460 करोड़ हुई, 550 करोड़ हुई, और बढ़कर अभी वो सेल चल रही है 2295 करोड़, यानी कि 2300 के आसपास। तो अगर हम लोग 400 से 2300 के आसपास देखेंगे, तो मोटा मोटी 5-5.5 गुना इसकी सेल्स बढ़ी है। ठीक है। लेकिन अगर आप इधर एक और एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर ये जो ये लोग के जो प्रॉफिट एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, ओपीएम का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर आप देखोगे पहले 6% था, मार्च 2014 में भी 11% था, अब वो लोग ने इसको बढ़ा के 17% कर दिया, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और अभी जब ये लोग ने, जो हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर देखा कि हनुमान एग्रो फूड्स को ये लोग ने ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, जो इसका कॉस्ट एफिशिएंसी लोग और बढ़ाना चाहेंगे, तो अभी जितना ये लोग 17% पे लोग खेल रहे हैं, तो शायद से कल ये लोग का प्रॉफिट और बढ़ के 22-23% भी हो सकता है। ठीक है। अभी जो प्रॉफिट जो इसके अंदर ये हुआ है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है, उसके वजह से डेफिनेटली जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ईबीटी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है। सिर्फ इधर 2019 और 20 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट आया था प्रॉफिट में, बट उसके बाद कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अभी अगर आप देखोगे, जहाँ पर 400 करोड़ की सेल्स थी, वहाँ पर प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का था। ठीक है। तो ये मोटा मोटी प्रॉफिट 6% के आसपास का कुछ प्रॉफिट बन रहा था। अभी अगर आप देखोगे, ये सेल्स जो बढ़ के हुई 2300 करोड़ की, ठीक है, यानी कि 6% के आसपास, 5.5-6% के आसपास की जो सेल्स बढ़ी है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखोगे, 25 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ हो गया है, यानी कि 11 गुना प्रॉफिट बढ़ गया। 25 करोड़ का 10 गुना अगर हम लोग करेंगे तो 250 करोड़ होते हैं, 275 करोड़ एग्जैक्टली 11 गुना होता है। बट मोटा मोटी उसी उसी हम लोग नो क्या बोलते हैं, उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड भी ऑब्वियसली इसके अंदर 14%, 9% डिविडेंड भी हम लोग को मिल ही रहे। अगर अगर हम लोग यहाँ पर ये जो छोटे जो 4-5 जो टेबल बने हुए, अगर इधर हम लोग देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लास्ट 10 साल से
19% का दर साल दर ये लोग ग्रो कर रहे हैं, 21% और 21% पिछले 5 और 3 साल से भी ग्रो कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 27% लास्ट 10 साल के हिसाब से, 40% लास्ट 5 साल के हिसाब से और 44% लास्ट 3 साल के हिसाब से लोग ग्रो कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस ने 74% ग्रोथ दिया है पिछले 1 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देखोगे पिछले 10 साल और 5 साल में 17%, 3 साल में 18% और पिछले साल में 25% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। अभी अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे, ठीक है, अभी बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट में यूजुअली मैं जो दो चीज़ देखना ज़्यादा पसंद होता है वो कि एक होता है कि रिजर्व्स एंड बोरोविंग्स, ये दोनों चीज़ हो गई। और अगर काफ़ी बारी मैं CWIP भी देखता हूँ, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी अगर आप देखोगे कि वापस हम लोग 2014 से ही हम लोग कंसिडर करेंगे, 61 करोड़ की ये लोग के पास रिजर्व्स थी, यानी कि ये लोग का पैसा ये लोग के बैंक में पड़ा हुआ था या फिर जो भी है ये लोग ने अपने पास रखा हुआ था। अभी वो बढ़कर 934 करोड़ की हो गई, यानी कि 15-16 गुना जो रिजर्व्स है वो भी बढ़ गए। बोरोविंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे, बोरोविंग्स थे 46 करोड़ के, अभी वो बढ़कर 138 करोड़ के हो गए, यानी कि 3 गुना मोटा मोटा बोरोइंग्स डेफिनेटली बढ़ी है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे इस बात को कि 46 करोड़, सॉरी, अगर हम लोग एक्चुअली मार्च 2024 का अगर हम लोग देखेंगे तो 1200 करोड़ ये लोग के पास रिजर्व्स हो गए, यानी कि 20 गुना ज़्यादा रिजर्व्स हो गए एज़ कम्पेयर टू 2014 से 2024 तक के बीच में, ठीक है। और जो बोरोविंग्स है, अगर जैसे कि मैंने गलती से 138 बताया था, वो 2023 का था, यानी कि 2023 से और 2024 में सिर्फ 1 करोड़ का बोरोविंग्स बढ़ा है, ठीक है। तो भी अगर हम लोग देखेंगे 3-3.5 गुना ही बोरोविंग्स बढ़ा है। तो अभी अगर आप खुद सोचिए, एक छोटी सी बात है, अगर मेरे जेब में 1200 रुपये है और मेरे ऊपर 140 रुपये का उधार है, तो क्या मुझे दिक्कत होगी कि मुझे वो 140 रुपये देने में? नहीं होगी, करेक्ट। लेकिन मैं वो कभी भी क्लियर कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे इतना ज़्यादा चिंता का वो विषय नहीं है मेरे लिए। अभी अगर मैं बोरोविंग्स में भी देख लूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स देखोगे, वो 10 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, यानी कि जो भी 1 साल के बाद वो लोग को पे करना है। 81 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, जो कि विद इन अ ईयर है। 48 करोड़ का लीज लाइबिलिटीज़ है और बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो जो 81 करोड़ का है, मेरे हिसाब से अगर मतलब हर एक कंपनी का एक काम करने का तरीका अलग होता है। मुझे पर्सनली कभी भी बोरोविंग्स ऐसा रहता है कि अगर मैं पे कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसको पे करूँ, इंस्टेड ऑफ मैं उसको रखूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर मेरे रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे बोरोविंग्स है, मतलब मैंने किसी से कर्जा लिया है, तो वो मुझसे इंटरेस्ट भी लेगा। तो जो मैं कमा रहा हूँ उसमें से मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उससे अच्छा जो मेरे पास एग्जिस्टिंग पैसा है मैं उससे वो बोरोविंग्स ही ख़त्म करूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट ऑब्वियसली बिजनेस रन करने के लिए काफ़ी बारी उधार लेना भी एक सेंसिबल डिसीजन होता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि क्या ये लोग ने कुछ कैपिटल अलग से इन्वेस्ट करा है कि ये लोग किधर और नए प्लांट्स बना रहे हैं या फिर और किधर नई फैक्ट्री बना रहे हैं या कुछ और नया एक्विजिशन कर रहे हैं। तो जी हाँ, अभी अगर हम लोग देखेंगे 2023 में 70 करोड़ था और अभी 12 करोड़ हो गया। तो मेरे हिसाब से शायद ये कोई नया प्लांट कुछ बनता होगा, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर रहा था कि ऑलरेडी ये लोग और ग्रोथ का सोच रहे हैं। अगर हम लोग इधर देखेंगे, हम्म, अगर हम लोग इधर देखेंगे कि ये लोग ऑलरेडी और नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये सब ऐड करने का सोच रहे हैं। तो तो कैसा है ना कि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग को मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना होगा, कुछ इसके नए प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। तो वो सब कुछ हो सकता है, जिसके वजह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग को दिख रहा है 12 करोड़ का। डेफिनेटली ये इतना ज़्यादा कुछ गलत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से आइडियली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी कॉन्स्टेंटली अपना जो पैसा है वो सिर्फ वो लोग अपने पास रख नहीं रहे, वो लोग उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं ताकि कंपनी को वो लोग और एक्सपांड कर सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी है, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स है। 146 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, फिर वो घटकर 41 करोड़ हो गए, वापस वो लोग ने बढ़ाकर 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स कर दिया है, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि कैश फ्लो को हम लोग कैसे रीड करते हैं, बट डेफिनेटली मैंने शॉर्ट में बताया था। अगर ये तीनों का आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए और ये लोग का डिफरेंस चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं एक ही वीडियो में बना के बता दूंगा आप लोगों को। बस एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय द वे गाइज, अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करके अपने दोस्त लोग को ज़रूर बताना, और कमेंट भी करना कि आप लोगों को ये वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और साथ ही साथ अगर आप हो सके तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो हमारी अगली वीडियोज़ आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो पहले 27 करोड़ का था 2014 में, वो बढ़कर 243 करोड़ का हो गया है
यानी कि मोटा मोटी 9 गुना ये जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो डेफिनेटली बढ़ गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में अभी तक ये लोग कभी 2014 से लेके अभी तक 2024 तक कभी भी ये लोग ने प्रॉफिट बुकिंग या फिर पॉजिटिव में क्लोज नहीं करा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो अभी तक कंपनी को इतना ज़्यादा साथ नहीं दे रही है। फिनेंसिंग एक्टिविटी में डेफिनेटली -45 करोड़ का अभी भी लॉस चल रहा है। ओवरऑल नेट कैश फ्लो में हम लोग नेगेटिव में चल रहे हैं फिलहाल। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत की बात नज़र आ रही है। ठीक है, अभी अगर हम लोग डेटर डेज रेशियोज वो सब की बात करें, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन, ये सब भी ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। जो हम लोग ने जोमेटो वाला डिस्कस वीडियो जो बनाया था उसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा है। आप वो वीडियो भी जाके डेफिनेटली देख सकते हो। एंड अगेन जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है जिसके ऊपर अगर आप लोगों को डिटेल्ड एक वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना, नहीं तो आप डेफिनेटली गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, अब डेटा डेज देखोगे तो पहले 13 दिन का डेटा डेज था, अभी वो 18 दिन का चल रहा है। तो ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हुआ नहीं है, एक नॉर्मल रेंज ही चल रहा है। डेटा डेज अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो कि मैं बिकाजी हूँ, मैंने आपको एक माल सप्लाई किया है, आपको मेरे जो कस्टमर हो आपको मैंने माल सप्लाई किया है, तो आप ऑन एन एवरेज मुझे कितने दिन बाद पैसे देते हो। तो ऑन एन एवरेज जो ये लोग जो सप्लाई करते हैं दुकानदारों को ये लोग जो माल, तो ऑन एन एवरेज ये लोग को 18 दिन के आसपास लगते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं 18 दिन में हर दुकानदार देगा, कोई 16वें दिन भी दे सकता है, कोई 24वें दिन भी दे सकता है। ये एक एवरेज होता है। इन्वेंट्री डेज, अभी इन्वेंट्री डेज देखोगे तो आप 2024 में 2014 में 21 दिन की थी, अभी वो घट के 18 दिन की हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 21 दिन भी बुरा नंबर नहीं था, बट ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। इन्वेंट्री डेज का ये मतलब रहता है कि जितना भी माल दुकान में पड़ा है वो कितने दिन में खाली हो रहा है दुकान से। उतने ग्राहक अगर मान लो ये 18 दिन में अगर खाली हो रहा है, यानी कि 18 दिन में कस्टमर जिसको मांग रहा है, 18 दिन के अंदर जो मैंने प्रोडक्ट लाया था, आज 1 तारीख को मैंने वो प्रोडक्ट अपनी दुकान में भरा हूँ, तो विद इन 18 डेज वो प्रोडक्ट मेरी दुकान से सारे के सारे प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट्स 18 दिन के अंदर ख़त्म हो रहे हैं, ना कि 180 दिन या 280 दिन या जितने भी दिन है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। डेज पेबल की बात करें तो डेज पेबल मार्च 2014 में थे 43 डेज, अभी वो कम हो गया 12 डेज हो गए हैं। अगेन 43 डेज हो या 12 डेज हो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा था कि 40 to 60 डेज़ का एक रेंज काफ़ी ज़्यादा एक स्वीट स्पॉट होता है। डेज पेबल अगेन आप लोगों को नहीं पता है, तो ये जैसे कि मुझे अगर अपना जो भी पेमेंट करना है वो हो सकता है कि मैंने किसी अपने सप्लायर से कुछ सामान लिया हो, मैंने कोई अपने फैक्ट्री में कुछ काम करवाया हो, मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे या जो कुछ भी बिल्स होंगे जो मुझे पे करने हो, तो ऑन एन एवरेज पहले हम लोग 43 दिन में पे करते थे, यानी कि 1.5 महीने में। अभी मैं उसको आधे महीने के अंदर ही पे कर देता हूँ, या एक्चुअली 2 हफ्ते के अंदर ही पे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी अगर हम लोग आर देखेंगे तो आर डेफिनेटली पहले 2015 में 22% का था और उसके बाद अभी बढ़ के 30% हो गया है। बीच में काफ़ी टाइम थोड़ा सा घट गया था, बट वो कोई बात नहीं। अगर हम लोग देखेंगे तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो 22 से 30 के बीच में अगर हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे तो भी मोटा मोटी वो 22-23% के आसपास ही बन रहा है। अगर हम लोग बीच में 12% का ही एक अच्छा खासा डिप आया हुआ था, 12% 14%, बट मोटा मोटी ये लोग ने ऑन एन एवरेज 15 के ऊपर ही ज़्यादा बार रखा है। अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर्स के पास 75.97% इसके शेयर्स थे, अभी वो घटकर 74.98% ज़रूर हुए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे जब 75.97% था, यानी कि अभी से 1% ज़्यादा था, तभी एफ आई आई के पास 3.71% था, डी आई एस के पास 10% था और पब्लिक के पास 10.5% था। अभी अगर आप देखोगे एफ आई आईज ने वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा के इसको 7.5% कर दिया, डी आई आईज ने 10% से 12.5 या ऑलमोस्ट 13% कर दिया, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4.76% ही बचा है। यानी कि 95% ऑफ द स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर के पास है, एफ आई एस के पास है, डी आई एस के पास है और प्रमोटर्स के पास है। मतलब डेफिनेटली इस कंपनी में और इसके फंडामेंटल्स में, इसके टेक्निकल्स में डेफिनेटली वो बात है जो कि हर कोई ये स्टॉक को होल्ड करना चाहता है।
ठीक है। अगेन इसके दो तीन कारण ये भी होते हैं कि एफ आई आईज डी आई आईज एफ एम सी जी सेक्टर में यूजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक स्टेबल सेक्टर भी होता है और साथ ही साथ इसके अंदर अभी अब ग्रोथ तो दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्नैकिंग इंडस्ट्री है। स्नैकिंग इंडस्ट्री यूजुअली ग्रो करेगी ही, क्योंकि मतलब हम लोग डेफिनेटली अभी जो हम लोग एक एनालिसिस देखेंगे उसके अंदर मैं बात करूँगा आप लोगों को। और हाँ, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, शायद से अगर नहीं बताया रहूँगा तो इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। आप यूजुअली ना ये सब जाके भी देख सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल 2023 2024 का क्रेडिट रेटिंग पढ़ सकते हो, कॉन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ सकते हो, पीपीटी वीपीटी जो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इधर रिसेंट अनाउंसमेंट है कंपनी का, वो सब देख सकते हो। इस सब से ना क्या होता है ना, डी आर एच पी भी है। अगर ये पूरा जैसे पुराना स्टॉक था तो इसका डी आर एच पी भी मिल जाएगा कि ये लोग ने कंपनी में क्या 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 ऑब्जेक्टिव के लिए लोग ने पैसे मांगे थे और क्या वैसा वो लोग ने काम किया है कि नहीं किया है। तो यूजुअली इससे क्या होता है ना कि जैसा भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसके अंदर ये सब पढ़ा रहूँगा, नहीं पढ़ा रहूँगा। बट इससे ना क्या होता है ना कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो और आपको कंपनी के बारे में समझ में आएगा और आपको खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, ये कंपनी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और ये सब एनुअल रिपोर्ट ये सब पब्लिकली अवेलेबल है। इसके अंदर कंपनी को पब्लिकली बताना पड़ता है सब कुछ। जो कॉन कॉल्स होते हैं इसके भी, जैसे जब भी ये एनुअल रिपोर्ट्स आती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आते हैं, तो उसके बाद जो कंपनी के जो बड़े बड़े जो ये लोग रहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स लोग रहते हैं, वो लोग आके मीडिया में लोग बात करते हैं कि कंपनी का प्लान्स क्या है। जो जितने भी एनालिस्ट लोग रहते हैं वो लोग सवाल जवाब करते हैं और वो लोग को डेफिनेटली वो लोग को जवाब देना पड़ता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग की कंपनी के इनसाइट्स मिल जाती है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये बिजनेस स्टैंडर्ड्स का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। अगर आप देखोगे कि पहले तो मार्केट शेयर कैसा है, मार्केट शेयर देखोगे इन एथनिक स्नैक्स कैटेगरी, यानी कि जो हम लोग ने बताया समोसे कचौड़ी वो सब जो है, तो इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है हल्दीराम जो 36% है, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइज्ड है 35%। बालाजी वेफर्स और बीकाजी दोनों 9-9% है, यानी कि ये थर्ड हाईएस्ट अगर देखा जाए कंट्री में, या सेकंड हाईएस्ट बालाजी और बीकाजी दोनों को अगर 9-9% एग्जैक्ट है तो ये सेकंड पे हो जाएगा। बट सेकंड या थर्ड, यानी कि डेफिनेटली ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्या कहते हैं स्नैकिंग कंपनी है। और अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यूजुअली अभी जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ रहा है। अभी अगर आप खुद ही देखिए, अभी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट्स आ रही है, बाहर की सारी कंपनीज यूजुअली इंडिया में अपना कंपनी फैक्ट्रीज लगा रही है। आप खुद देखो, अगर आप ऑफिस में जाते हो, अगर आपको ब्रेक मिलता है 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो आप काफ़ी बारी आप खुद एक स्नैक्स का पैकेट ले लेते हो, एक चिप्स का पैकेट ले लेते हो, या फिर कुछ भी कचौड़ी समोसा आप पैकेज वाला ले लेते हो और वही खा लेते हो। तो ये सब कैसा होता है ना कि ऑन द गो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा है, कुछ ले लो और फटाक से खा लो और हो गया अपना काम, थोड़ा बहुत पेट भर जाता है। तो अगर आप देखोगे स्टॉल्स पे अभी, और जो स्टॉल्स अगर आप देखोगे बस स्टॉप पे वो स्टॉल्स आ गए हैं, रेलवे स्टेशन पर स्टॉल्स है, हर एक जगह आप देखोगे स्टॉल्स है जहाँ पर हम लोग को चिप्स वो सब ये वाले जो आलू भुजिया वो सब वाले जो प्रोडक्ट्स है वो दिख ही जाते हैं। और यूजुअली बच्चे लोग या बड़े लोग भी हम लोग खा ही लेते हैं वो सब प्रोडक्ट्स। तो ये डेफिनेटली एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मतलब क्योंकि आप देखोगे एफएमसीजी में भी काफ़ी सारे होते हैं ना, जैसे आईटीसी वो सब देखोगे तो सिगरेट्स है उसके अंदर, बाकी और भी प्रोडक्ट्स है, आटा वो सब। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखोगे तो सोप शैम्पू जो सब है। बट ये बीकाजी फूड्स ये डेडिकेटेड सिर्फ फूड्स में है, तो इसमें आपको सिर्फ खाना पीना वाला ही प्रोडक्ट ही वो लोग को बेचते हैं लोग यूजुअली। डेफिनेटली आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके, जैसे आप इधर ऊपर जाओगे तो इधर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको कंपनी की वेबसाइट पे लेके जाएगा। आपको सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर दिखेंगे, क्या क्या ये लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्या क्या ये लोग का प्राइसिंग है, सब कुछ कंपनी के बारे में दिखने मिलेगा। आप ये वेबसाइट पे जाके भी, इन्वेस्टर रिलेशंस में जाके भी आप ये लोग के डॉक्यूमेंट्स सब देख सकते हो। ये लोग का अबाउट उस में जाके और भी समझ सकते हो कि कंपनी के बारे में और क्या अच्छा है क्या बुरा है। और अगर आप लोगों को कुछ इस कंपनी के बारे में ऑलरेडी कुछ पता है जो शायद मैंने मिस कर दिया होगा, तो पहले तो मुझे माफ़ कर देना, और दूसरा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने क्या चीज़ मिस करा है और वो क्या इम्पैक्ट डाल सकता है इस कंपनी के आने वाले ग्रोथ में, या फिर क्या वो प्राइस और गिरा सकता है मार्केट का। तो डेफिनेटली
अभी तो फ़िलहाल ये कंपनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे फंडामेंटली। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जैसा कि मैंने कहा डेली डेली टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, अभी तक बना नहीं है। जब बनेगा और उसके बाद भी जब नेकलाइन ब्रेक करेगा तब टेक्निकली कहीं ना कहीं स्टॉक ये वीक हो सकता है। बाकी इन जनरल ओवरऑल इंडस्ट्री के हिसाब से कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, स्टॉक भी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या वीडियो पसंद आया, क्या वीडियो पसंद नहीं आया। और भी आपको कोई दूसरे स्टॉक या जो भी एनालिसिस, जो भी हम लोग रेशियोज डिस्कस करें उसके ऊपर अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना, या फिर कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कौन से रेशियोज़ के ऊपर या कौन से और स्टॉक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए। मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गाइज़ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।